मेरे साथ हैं गौरव खन्ना जी, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने जो एक इनिशिएटिव लिया था ऐसे बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना, उनको खिलाना, पैरा ओलंपिक्स में लेके जाना, बहुत बड़ी बात है सर। ये सपना कहाँ से आपका आया? कुछ एग्ज़ाम पास करते करते मैं आरपीएफ का एक कंपनी कमांडर बन पाया। जब मेरे को क्राइम मीटिंग में बताया गया कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो पिक पॉकेटिंग और चोरी और छोटे छोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें उनको एक जुवेनाइल कोर्ट होता है जो बाल सुधार गृह होता है, वहाँ पे भेजने को कहा गया। कुछ हियरिंग इम्पेयर्ड थे, कुछ शारीरिक अक्षम थे और एक दो के पास व्हीलचेयर थी वहाँ पर। तो मुझे लगा कि इनको क्या बाल सुधार गृह में बेचें, आखिर आजीविका तो उनको कमानी है अपनी। तो मैं कुछ बैडमिंटन रैकेट्स ले आया और हमने प्लेटफॉर्म के बाहर एक बैडमिंटन कोर्ट आउटडोर बना लिया और खेलना शुरू कर दिया उनके साथ। मज़ा आने लगा मुझे उनके साथ। फिर मैंने उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कुछ पैसे दे दिए कि ककड़ी बेच लो, कुछ खीरा बेच लो। तो वहाँ से ये पैशन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ मेरे पास कुछ फैमिली भी नहीं थी। तो खेलने के अपने ड्यूटी आवर्स के बाद मैं थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत करता था, तो वो रुझान बढ़ता चला गया। खिलाड़ी है हमारी पलक कोहली, इनका जन्म से ही एक हाथ नहीं है और ये कई साल नेशनल चैंपियन रही। मेरे पास आई, पहले तो खेलने का मन नहीं था इनका। ये सबसे यंगेस्ट पैरालंपियन थी टोक्यो पैरालंपिक में, परंतु जब वहाँ से लौटी तो पता चला उनके बाएं पैर में ट्यूमर है। एक डिसेबिलिटी थी हाथ में, पैर में भी एक और डिसेबिलिटी हो गई। तो उनका जुलाई में एक ऑपरेशन हुआ है और अभी उनका स्ट्रगल चल ही रहा है। चिराग बरेठा है, क्योंकि उनका एक हाथ ऐसा है, एक हाथ से वो दूध करके चाय बना रहे थे, अभी की बात है 1 महीना पहले, तो उनके पूरा दूध गिर गया है, तो पूरा के नीचे फपोले पड़े हुए हैं। एक हाथ से करते थे, वो लेफ्टी हैं वो। तो हमारे सुहास अलवाई जी भी जो नोएडा के डीएम थे और अभी यहाँ पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, वो भी मुझे आजमगढ़ में किसी एक जगह पर खेलते मिल गए थे, तो मैंने उनको कार्ड दिया था अपना। आज वो आईएएस ऑफिसर ही नहीं, अर्जुन अवार्डी भी हैं। आज वो पेरिस पैरालंपिक और टोक्यो पैरालंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट है। तो उनकी कहानी एक तो अपने आप में ही प्रेरणादायक है। आपके प्लेयर्स ने जीत हासिल की, आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात और कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका जीत का? भारत में मुझे लगता है कि वो प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री महोदय सर हैं जिनसे हम 4-5 बार तो मैं मिल चुका हूँ आराम से, और ऐसे भी नहीं कि 1 to 1। और जब वो बात करते हैं तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं लगते हैं। वो उनको 2 साल पहले के नाम आज तक याद रहते हैं। वो खिलाड़ियों से बोलते हैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, मतलब उनको ये तक मालूम है कि कोई आदमी कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। उस बाधाओं को पार करके अंत में सफलता मिलनी ही मिलनी है। मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी शायद ऐसे ही है कि वो सब कुछ बहुत ही टेम्परेरी है, चाहे वो बहुत अच्छी खुशी है, चाहे वो बहुत गम है। सफलता मिल ही जाती है अगर आप निरंतर करते रहते हैं अभ्यास और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। बिकॉज नो डिफीट इज फाइनल टिल यू स्टॉप ट्राइंग। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आपका स्वागत है हमारे एक और दिलचस्प एपिसोड में। और आज मेरे जो गेस्ट हैं कह सकते हैं कि वो सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हैं। और सेल्फलेसली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम किसी पैशन को लेकर जब चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार मुझे अपने लिए कुछ करना है या फिर अपनों के लिए कुछ करना है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को देखकर ये सोचते हैं कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। और जब उनकी सराहना देश और विदेश में होती है तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। जी हाँ, मेरे साथ हैं गौरव खन्ना जी, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। यानी कि अवार्ड्स की लंबी फेहरिस्त इनके पास है। बिना देर किए उनसे आपको मिलवा देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मेरा आपसे मिलना हो पाया, और तब मिलना हो पाया जब हाल ही में आपने झंडे गाड़े हैं। आपने जो एक इनिशिएटिव लिया था ऐसे बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना, उनको खिलाना, पैरा ओलंपिक्स में लेके जाना, बहुत बड़ी बात है सर। ये सपना कहाँ से आपका आया और क्या आपने ये, जैसे मैंने शुरू में कहा, सेल्फलेसली किया या फिर इसके पीछे आपको लगा कि मेरा नाम होगा यार? देखिए, जिस ज़माने में ये शुरू किया था उस समय ना ओलंपिक का ये पार्ट था और ना ही स्पोर्ट्स को इतनी ज़्यादा तवज्जो थी। तो सबसे पहले तो मेरा एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है जिसमें मेरी माताजी काफ़ी ज़्यादा इस सोशल कामों में इन्वॉल्व रहती थी।
तो उस कारण थोड़ा इंक्लिनेशन तो था कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत खुशनसीब हैं। अगर आर्थिक रूप से नहीं है तो कम से कम शारीरिक रूप से बहुत खुशनसीब हैं, और सभी इतने खुशनसीब नहीं हैं। तो शुरुआत ऐसे हुई कि पहले तो मैं खुद ही एक बैडमिंटन प्लेयर था, परंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण, कुछ पारिवारिक आर्थिक स्थितियाँ और विषमताओं के कारण मैं उस स्तर पर खेल नहीं पाया। राष्ट्रीय मेरा लास्ट नेशनल चैम्पियनशिप 1998 में था, परंतु उसके बाद कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, और एक्सीडेंट इस प्रकार के हो गए कि मेरे को डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करने के बाद कि अब आप अपना प्रोफेशनल करियर स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो उस समय पर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा कि मैं अपने खेल को और बढ़ा सकूं, तो मुझे अल्टीमेटली पढ़ाई पे लगना पड़ा। और कुछ एग्ज़ाम पास करते करते मैं आरपीएफ का एक कंपनी कमांडर बन पाया। साल भर की ट्रेनिंग के बाद मुझे सबसे पहली पोस्टिंग हाथरस जंक्शन में दी गई, जो कि अलीगढ़ के पास में है। आपने नाम सुना जी, होगा जी, काका हाथरसी का। तो वहाँ पर जब मेरे को क्राइम मीटिंग में बताया गया कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो पिक पॉकेटिंग और चोरी और छोटे छोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें उनको एक जुवेनाइल कोर्ट होता है जो बाल जी, जी, सुधार गृह बच्चों होता है, वहाँ पे भेजने को कहा गया। तो इंस्टेड जब मैंने उन बच्चों के पास जाके देखा तो उनके पास ना रहने को घर था, ना खाने को कुछ, ना उनका फैमिली है, ना उनके माँ बाप हैं। तो वो अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बना के, उसमें कुछ हियरिंग इम्पेयर्ड थे, कुछ शारीरिक अक्षम थे, और एक दो के पास व्हीलचेयर थी वहाँ पर। तो मुझे लगा कि इनको क्या बाल सुधार गृह में बेचें, आखिर आजीविका तो उनको कमानी है अपनी। अब आजीविका कमाने के लिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, तो अल्टीमेटली वो इस छोटे छोटे क्राइम में इन्वॉल्व होकर किसी तरह कुछ धन को एकत्र कर ले रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो मैं भी अकेला था, बैचलर भी था, तो मैं कुछ बैडमिंटन रैकेट्स ले आया और हमने प्लेटफॉर्म के बाहर एक बैडमिंटन कोर्ट आउटडोर बना लिया और खेलना शुरू कर दिया उनके साथ। फिर थोड़े से हियरिंग इम्पेयर्ड भी थे, तो ज़्यादा थे थोड़ा हियरिंग इम्पेयर्ड, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा साइन लैंग्वेज सिखाई, तो मज़ा आने लगा मुझे उनके साथ। फिर मैंने उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कुछ पैसे दे दिए कि ककड़ी बेच लो, कुछ खीरा बेच लो, ऐसे करके, और किसी को कहा कि तुम ऐसा पंखा करो। तो बट इन एनी केस इन्वॉल्व किया। तो वहाँ से ये पैशन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ मेरे पास कुछ फैमिली भी नहीं थी, तो खेलने के अपने ड्यूटी आवर्स के बाद मैं थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत करता था, तो वो रुझान बढ़ता चला गया। और बाद में जब मेरा लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने उसी चीज़ को थोड़ा और पैशनेटली इससे प्रोफेशनली इन्वॉल्व करना शुरू किया, और मैंने उन खिलाड़ियों को, ना कि उन खिलाड़ियों के नहीं, बस उस तरीके के बहुत सारे लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया बैडमिंटन कोर्ट में। वहाँ से हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली, उनसे बात करने लगा, मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। जब और इन्वॉल्व हुआ तो मुझे ये भी पता चला कि एक हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में, कुछ ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो कि आप एहसास भी नहीं कर पाते हैं, जो देखने सुनने में तो आपके आँखों से तो वैसे ही लगते हैं, परंतु सच में वो मूक बधिर होते हैं। तो फिर मुझे लगा ये ना डॉक्टर्स बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, क्योंकि आप इनके पास कम्युनिकेशन बैरियर है। माँ बाप भी इनसे केवल लिमिटेड वार्ता करेंगे कि खाना खाया, पानी पिया, बस इतनी बात करेंगे, परंतु किस शादी में किस बहन ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे या पायलट बनोगे, वो सब चीज़ें नदारद है इनकी ज़िंदगी से। फिर मेरे को ये भी एहसास हुआ कि कुछ ऐसी विधवाएं हैं जिनके बैंक की पेंशन्स को कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर वो साइन करवा के रख लेते हैं और फिर नहीं देते हैं। फिर कुछ अगर सोचा जाए तो छोटी छोटी लड़कियों के साथ स्कूल में मोलेस्टेशंस और कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती। तो मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। मेरी मिसेस भी बैठी हैं, उनको मालूम है कि कितना मेरे घर पे आया करते थे उस समय यहाँ के जनरल सेक्रेटरी, और मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश बधिर संस्था का। बस मैं उनकी मदद करने लग गया हर तरीके से। और बैडमिंटन क्योंकि मेरा एक खुद ही स्पोर्ट्स था, पैशन था, तो उसमें मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली बढ़ने लगा। चीज़ें चलते चलते मैं भारत की टीम का हेड कोच बन गया, हेड नेशनल कोच ऑफ इंडियन डेफ बैडमिंटन टीम। फिर वहाँ से ओलंपिक्स गया, 2 डेफ ओलंपिक्स, एशिया पैसिफिक गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। फिर वहाँ पे जब मैं इंटरनेशनली पहुँचा तो क्योंकि साइन लैंग्वेज सीखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे लगता था कि ये लोग बोल सुन नहीं सीख सकते हैं, पर मैं तो इनकी भाषा सीख सकता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता था उनसे बात करने में। तो मुझे उन्होंने एशिया डेफ टीम का कोच बना दिया, जिसमें चाइनीज़, ताइपे, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सबका रिप्रेजेंट करता था, उनको ट्रेनिंग करता था। और एक एशिया वर्सेस यूरोप मैच था, उसमें उनके साथ उसमें मैंने एशिया टीम को रिप्रेजेंट किया। तो बस यही पैशन चलता चला गया, और बाद में फिर ये पैरा के साथ मेरे को 2015 में कोच बना दिया गया, हेड कोच इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम।
उसके बाद भी कुछ विषम चीज़ें थी, अगर आप सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल उसका भी बिल्कुल, जवाब मैं दूंगा यही आपको। जानना चाहती थी, जैसा कि आपने कहा कि साइन लैंग्वेज सीखने में आपको बड़ा मज़ा आता था। मैं सुन के हैरान हो रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस चाहिए, और पेशेंस चाहिए, और साथ ही साथ ज़ाहिर तौर पर आपको अपना टाइम ये सब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपने पूरी तरह से अपने आप को उसमें ही इन्वॉल्व कर लिया था। आपको लगता है कि कुछ ट्रांजिशन आया है? क्योंकि जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते, या फिर जो किसी भी तरह से नहीं है, स्पेशली एबल्ड हैं, तो आपको लगता है कि अब थोड़ा ट्रांजिशन आया है, अब खुद पेरेंट्स आपके पास आते हैं लेने? वो टाइम ऐसा था कि जब, जैसे आपने कहा कि आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, उनके पेरेंट्स ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछ लेंगे, लेकिन अब आपको लगता है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? देखिए, उसके बाद भी एक जर्नी थी जो 2015 में मुझे इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम का कोच बनाया। तो पैरा बैडमिंटन जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो बोल सुन सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद भी बहुत एक हार्ड समय रहा। हम स्पोर्ट्स कॉलेज में हमको एक हमारे दिवंगत मंत्री साहब थे, चेतन सर, तो उन्होंने हमको एक जगह प्रदान कर दी। तो फिर मैं वहाँ से उनको ट्रेनिंग देने जाता था, और दिन में बहुत दूर था, मेरे घर से लगभग 36 किलोमीटर दूर था, तो बट मैं 3 बार अप डाउन करता था। तो नो डाउट कि वो सब जर्नी चलते हम एक नई जगह पे पहुँचे, ओमेक सिटी में। अब हमारे पास एक डेडिकेटेड पैरा बैडमिंटन सेंटर है। परंतु बड़ी बात यह है कि 2020 में ये ओलंपिक का पार्ट बन गया, पैरा बैडमिंटन। हाँ। और वहाँ पर हमारे 4 मेडल का आना, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल थे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। उसके पश्चात पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे 5 मेडल का आना, ये सब चीज़ों से, और पैरा खेलों में हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर का जो इक्वल अटेंशन था, जो जब भी हम जाते थे पेरिस ओलंपिक्स के लिए या फिर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए गए, तो हमेशा उनको जाने से पहले हमको अपने आशीर्वचन दिए, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे और मेडल जीते तो हमसे फ़ोन पे वार्ता करी, और जब हम लौट के आए तो अपने घर पे बुला के नाश्ता खाना किया। इतना सक्रिय उनकी भागीदारी से, उनकी सक्रिय वार्ता करने से एक अलग सा एक ट्रेंड सेटअप हो गया। और अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखेंगे तो एबल बॉडी की तुलना में पैरा और डेफ खेलों में हम लोग ज़्यादा पदक हासिल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आप देश का झंडा जब ऊपर जा रहा है, राष्ट्रगान के उसमें सारा पूरा विश्व खड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ये भेदभाव नहीं हो रहा है कि ये पैरा खिलाड़ियों ने जिताया है या फिर एबल बॉडी खिलाड़ियों ने जिताया है। इस जो अनुभूति का आकलन जो दुनिया ने किया, जो हमने किया, और जो इसका प्रचार प्रसार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया, उससे अब लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि हाँ, ऐसा कोई एक करियर है जो हमारी ये जो शक्ति है, जो इस देश की जो अभी जो ना डॉक्टर इंजीनियर बन पा रहे थे, ना कुछ और करने पा रहे थे, वो एक ऐसे कार्य में लग सकते हैं जिसमें हम देश को ना केवल मतलब पदक जीतकर सम्मान दिला सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी भारी भारी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं, आप कैसे आप शटल आएगी, आपको किस पॉइंट पे मारना है, और साथ ही साथ आपके लिए मतलब पेशेंस, तो मैं फिर से बोलूँगी पेशेंस तो एक बड़ी चीज़ है ही। तो कैसे आप मेंटली इन लोगों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि मेंटली ट्रेन करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वही जो आपने शुरुआत करी थी जस्ट इस पॉडकास्ट की, जब आपने पैशन का नाम लिया था, तो व्हेन यू डू समथिंग पैशनेटली, जब आप उसमें तन मन धन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आपका परिवार भी आपको समर्थन करने लग जाता है, और एक स्तर पर आके आपको जब देश का प्रधानमंत्री रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, आपके राष्ट्रपति आपको सम्मान देने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो जो पैशन है वो आपकी जिम्मेदारी भी बन चुका है। और मैं तो इस फैमिली का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कहीं पे भी कोई भी चैलेंज लगता है मुझे, बल्कि लगता है कि मैं खुद हर दिन प्रोत्साहित हो रहा हूँ इन शक्तियों को देखकर। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी अगर हम शकुंतला यूनिवर्सिटी भी मेरे अंडर में ही, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ना केवल बैडमिंटन बल्कि उसमें 5 और अन्य खेल को भी हम लोग तवज्जो देते हैं, कोचेस प्रदान करते हैं। तो 100 से ऊपर पैरा एथलीट्स हैं हमारे पास, जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड भी हैं। फैमिली की तरह रहते होंगे आप लोग ना? मेरा एक शुरू में जो स्टार्टिंग में हम लोगों जब शिफ्ट किए स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद हमको जब ये ओलंपिक का पार्ट बना, ये तो 2016-17 में हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में स्टार्ट किए थे। वहाँ पे कोर्ट भी टूटे फूटे थे और ऊपर से छत से पानी चूता था और लाइट भी कम थी। तो समहाउ हम लोग खेलते थे उसमें, सब आपके पद्मश्री प्रमोद भगत जी, चाहे नितेश हो गए, चाहे सुकांत हो गए, कृष्णा नागर हो गए, मनोज सरकार हो गए, पलक कोहली हो गई, सब के सब वहाँ पर रह के बहुत विषम परिस्थितियों में हम लोग ट्रेनिंग करते थे। परंतु उस ट्रेनिंग का नतीजा हो गया कि एक आंदोलन, एक अभियान बन गया पैरा बैडमिंटन।
और उसके बाद जब हम लोग पहले बीबीडी में शिफ्ट हुए, जहाँ पे हमारे पुराने दिवंगत माननीय श्री अखिलेश दास जी ने मेरे को एक खेलने के लिए वहाँ जगह दी बीबीडी एकेडमी में। तो हम लोगों को किराए का एक घर मिल गया सामने, तो वहाँ स्टार्ट किया हमने। परंतु ओलंपिक के पहले हम लोग ओमेक सिटी शिफ्ट कर गए, जहाँ पे एक मेरे मित्र थे, उन्होंने अपने स्कूल में एक जगह दे दी, वहाँ पर हमको 3 कोर्ट मिल गए। परंतु जब हम किराए के घर पे रहे तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या ये आई कि वो घर डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं थे। यहाँ कील मत गाड़ो, कोमोड बाथरूम्स वैसे नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली का थोड़ा योगदान हुआ और हमने एक जॉइंट डिसीज़न लिया कि एक चलो लैंड में एक जगह बनाते हैं जहाँ पे खिलाड़ी रह भी सकें और खाना भी खा सकें और उनके जिम की एक्टिविटी और रिकवरी भी हो सके। तो हमने एक लैंड लिया और लोन लिया एक, और उस लैंड को ओमेक सिटी में लेकर उसका नाम रखा है द्रोना पैरालंपिक हाउस। और वो घर में मेरे एथलीट सारे रहते हैं। उसमें आज हमारे पास जिम है, सोना बात है, स्टीम बात है, आइस बात है, जैकुजी है, हाइड्रोथेरेपी है, फिजियोज़ हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, कुक्स हैं। तो वो एक ऐसा एक आपको दिखेगा कि गागर में सागर है, छोटी सी जगह पे सब ऐसे खिलाड़ी रहते हैं। और आज उस कॉलोनी के 8-10 मकान हमारे पास हैं और वहीं पर एक आप गूगल में डालेंगे गौरव खन्ना एक्सीलेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो वो शायद लिख के आएगा कि विश्व का सबसे बेस्ट सेंटर है। तो वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके चलते हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं मिलती जा रही हैं। कोई ऐसी स्टोरी है आपकी किसी स्टूडेंट के साथ जिसने हार मान ली हो, या फिर आपको लगा हो कि कैसे डील करूं या फिर मुश्किल हो रहा है? हालांकि आपने बोला कि आपका पैशन है तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, बट कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो? देखिए, हर रोज़ ही ऐसी स्टोरीज़ हैं, तो अब झकझोरने वाली बात नहीं है। अब लगता है कि इस पड़ाव में आके इतनी स्टोरी, ये तीसरा दशक चल रहा है, तो मुझे इतनी स्टोरीज़ ऐसी बीच में रास्ते में मिली हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ मुश्किलें आई हैं, बाधा आई हैं, बट उस बाधाओं को पार करके अंत में सफलता मिलनी ही मिलनी है। मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी शायद ऐसे ही है कि वो सब कुछ बहुत ही टेम्परेरी है, चाहे वो बहुत अच्छी खुशी है, चाहे वो बहुत गम है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जो अंत समय है वहाँ पे आपको सफलता मिल ही जाती है अगर आप निरंतर करते रहते हैं अभ्यास और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, बिकॉज नो डिफीट इज़ फाइनल टिल यू स्टॉप ट्राइंग। स्टोरी में अभी ही चल रहा है, एक खिलाड़ी है हमारी पलक कोहली, वो कई साल मेरे को मॉल में मिल गई थी और मॉल में मैंने उनको कहा था कि आप बैडमिंटन खेलना चाहिए मेरे को, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है। हमको कोई भी इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करता है, कोई हमको सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर लेता है, कोई सड़क पे मिलता है तो हम उनको बोल देते हैं कि आप हमको बताना। तो हमारे सुहास अलवाई जी भी जो नोएडा के डीएम थे और अभी यहाँ पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, वो भी मुझे आजमगढ़ में किसी एक जगह पर खेलते मिल गए थे, तो मैंने उनको कार्ड दिया था अपना। तो फिर 6 महीने बाद उनका कॉल आया था, फिर हमने बात करी थी रात में 2-3 घंटा, और फिर हम लोग चाइना गए थे। फिर वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। आज वो IAS ऑफिसर ही नहीं, अर्जुन अवार्डी भी हैं। आज वो पेरिस पैरालंपिक और टोक्यो पैरालंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो उनकी कहानी एक तो अपने आप में ही प्रेरणादायक है। परंतु इन पलक कोहली का बात कर रहा था, तो इनका जन्म से ही एक हाथ नहीं है और ये कई साल नेशनल चैम्पियन रही, मेरे पास आई। पहले तो खेलने का मन नहीं था इनका, बट इनके माँ बाप ने बाद में जब भेजा इनको, तो ये यहाँ पर आई लखनऊ में, और फिर ये नेशनल चैम्पियन बन गई। लेकिन सब कुछ बढ़िया चलता रहा। फिर ये सबसे, आप गूगल में टाइप करेंगे पलक कोहली, तो ये सबसे यंगेस्ट पैरालंपियन थी टोक्यो पैरालंपिक में। ये गई थी वहाँ पर, सेमीफाइनल भी खेला। परंतु जब वहाँ से लौटी तो पता चला उनके बाएं पैर में ट्यूमर है। काफ़ी दिन से दर्द रहता था, तो हम लोगों ने आसान से लिया था कि नॉर्मल इंजरी स्पोर्ट्स की होती है, ऐसी होती होगी, बट अल्टीमेटली वो ट्यूमर निकल के आया। उसका बायोप्सी के लिए भेजा और वो सब बेनाइल ट्यूमर। फिर उसका ऑपरेशन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थिति थी, क्योंकि एक डिसेबिलिटी थी हाथ में, पैर में भी एक और डिसेबिलिटी हो गई। वहाँ के बाद स्ट्रगल फिर से चलता रहा, और परंतु हाल में ही अभी जून के महीने में एशियन चैम्पियनशिप चल रहा था जिसका वो फाइनल खेल रही थी। तो जंप लग करके जब उन्होंने लैंड किया तो पूरा उनका नी ट्विस्ट कर गया है अभी। तो उनका जुलाई में एक ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद फिर से एक और ऑपरेशन हो गया है उनका, और अभी उनका स्ट्रगल चल ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। चिराग बरेठा है, क्योंकि उनका एक हाथ ऐसा है, एक हाथ से वो दूध करके चाय बना रहे थे, अभी की बात है 1 महीना पहले, तो उनके पूरा दूध गिर गया है, तो पूरा के नीचे फफोले पड़े हुए हैं। एक हाथ से करते थे, वो लेफ्टी हैं वो। तो बट एनी केस, आप चलेंगे, आप आएंगे कभी तो आपको लगेगा ये वर्ड ऑफ चैम्पियंस हैं, वर्ड ऑफ सोल्जर्स हैं, सारे सिपाही लोग हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ समय की बात है और फिर से बिंदास खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है,
और हम लोग हार मान लेते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन हम लोग हार मान लेते हैं। लेकिन इन लोगों को देख के जब पैरालंपिक्स भी होते हैं इनफैक्ट, तब भी मैं तो कई बार ऐसा सोचती हूँ कि यार हम लोग तो सोचते, बहाने बहुत है हमारे पास कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा था, मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास को पसंद नहीं था। ये सब बहाने हैं, अगर आपको करना हो तो आप कर जाते हैं और आप बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। जैसे कि आपने इन लोगों की स्टोरी सुनाई सर, क्या ये लोग मतलब बाय बर्थ डिसेबल्ड होते हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सीडेंट्स हुए हैं इनके साथ? नहीं, देखिए ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। आज मैं आपके साथ ऐसा बैठा हूँ, क्या पता हाँ, ठीक है। मैं कल चलिए, को, ठीक है, तो हाँ, वो जी, कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है किसी साथ, ये तो फ्यूचर अनसर्टेन है। तो कुछ लोग होते हैं जन्म से, किसी को पोलियो है, किसी को एक्सीडेंटल इंजरी है, किसी को बाएं पैर में, कोई प्रोस्थेटिक यूज़र है, कोई को पैराप्लेजिक है। एक हमारे एक एथलीट हैं प्रेम, जिनको आर्मी में गोली लगी और गोली के बाद उनके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। एक आबू उबैदा हैं, वो जन्म से उनको पोलियो हुआ तो उनका पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, परंतु वो भी बिंदास हैं। एक हमारे चिराग बरेठा हैं, वो जन्म से उनका हाथी ऐसा है तो वो ऐसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं एक ही कोई तरीका है, ये तो समझ लीजिए कि यूनिक है। इट्स नॉट हाँ, unique है। डिफरेंटली, वो अपने तरीके से यूनिक हैं। और अगर एक जगह पे शक्ति थोड़ी सी कम है तो दूसरी जगह अपार शक्ति दी है ऊपर वाले ने उनको। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है, फंडिंग के लिए कहा जाता है, कई बार बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि भाई जो कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप क्रिकेट ले लीजिए, है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च होता है, डाइट अच्छी होती है, बाकी स्पोर्ट्स में इतना नहीं होता है। क्या आप लोगों को कभी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है? देखिए ये तो एक मतलब अगर आप मुझसे बात करें तो मैं तो उस जर्नी को उस समय से देख रहा हूँ जब मैंने हाथरस जंक्शन में शुरू किया था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेशन के कुछ बच्चे हैं और उनको कोई फंड कर देगा। हमको तो ये बोला जा रहा है, कानून भी यही कहता है कि अगर वो अनऑथराइज्ड एक रेलवे परिसर में है तो हम उनको बाल सुधार गृह में भेजें अगर वो 14 साल से कम है, और अदरवाइज उनको जेल भेजें। ये तो भारत का कानून, संविधान कहता है। तो फंडिंग की बात कहाँ से आ गई? हाँ, कुछ एनजीओ ज़रूर बने हैं जो लोग करते हैं वर्तमान, लेकिन मुझे बहुत इतना ज़्यादा उनका आइडिया नहीं है जो समाज में ऐसे बच्चों के लिए कार्य करते हैं। परंतु अब क्योंकि उस ज़माने में रिकॉग्निशन नहीं थी, ओलंपिक का पार्ट नहीं था, और ये फ़ंड की समस्या तो देखिए हमेशा रहेगी एक लेवल तक। आज फंडिंग उनके लिए थोड़ी सी ठीक हो गई है जिन्होंने ओलंपिक में रिप्रेजेंट करके परफॉर्म कर लिया है, या फिर वो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करने लायक हो गए हैं, या फिर लोगों को दिखने लग गया है ये चैम्पियन बन जाएंगे। क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करता है, आपका इन्वेस्टर हो चाहे स्पॉन्सर हो चाहे सपोर्टर हो, उसके मन में कोई एक विज़न और ध्येय होता ही है। तो जाहिर सी बात है, विज़न ध्येय में वो ये ज़रूर चाहेगा कि कल को मैं जिसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी कंपनी का या मेरा नाम रोशन करे। उसके लिए तो, लेकिन वो जो जर्नी है जब हम एथलीट को एक घर से लेकर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर तक लाते हैं, वहाँ पे उनको नर्चर करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, ट्रेन करते हैं, और बेसिक एथलीट से लेकर एलीट एथलीट बनाने का जो सफ़र तय करते हैं, ये सफ़र काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये सफ़र रिकॉग्नाइज नहीं है। एक बार वो एलीट एथलीट बन गया तो फिर मैं आपके पास आता हूँ कि देखिए मेरे पास ये एथलीट है, ये इस बार का नेशनल चैम्पियन है, या फिर इस फला कंपटीशन में इसने ये परफॉर्म करा है, आप अगर इसको सपोर्ट करोगे तो ये ओलंपिक में आपको पदक ला के देगा, देश का भी नाम रोशन करेगा और आपकी कंपनी का भी करेगा। तो ऑब्वियसली यू विल बी इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग दैट एथलीट। परंतु अभी भी वो जो बेसिक टफ फेज़ है वो है ग्रास रूट से लेकर स्ट्रक्चर में लाना, उनके माँ बाप को कन्विंस करना, और स्टार्टिंग में उनके रहने खाने का, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम, उनके इक्विपमेंट्स का इंतज़ाम, उनके लिए फिजिकल ट्रेनर, कोचेस का इंतज़ाम करना, और उनको एलीट लेवल बनाने तक का सफ़र तय करना। इट्स डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट टास्क एज ऑन डेट। परंतु जो एलीट बन जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसे ही चलता है। हमारे पास 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक है ग्रास रूट टू ग्रेटनेस और दूसरा है सेटबैक टू कम बैक। ग्रास रूट टू ग्रेटनेस में हमारे यही जो हमारे अभी आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज मिला हुआ है श्री सुहास अलवाई जी को, तो उन्होंने और हमारे शर्मा सर हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने मिल के एक वार्ता करी है और उन्होंने चिन्हित किए हैं ऐसे 10,000 बच्चे जो यहाँ के डिसेबिलिटी स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूपी के जितने भी होते हैं। ठीक है। उन बच्चों को एज वाइज हमने उनका डिफरेंटली एबल्ड किस तरीके की उनकी शारीरिक अक्षमता है उससे हमने सेलेक्ट करे हैं, और उस सेलेक्ट के बाद हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो पीरियोडिकली हमारे एकेडमी में आएंगे और हम उनका ट्रायल लेंगे। उन बच्चों में जो अच्छे बच्चे निकलेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनके माँ बाप से वार्ता करेंगे। हाँ, ये चैलेंज है कि अब हम उनको रहने खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे, और ट्रेनिंग तो हम फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं उनको।
ये बस इससे हमको एक अच्छा डेटाबेस मिल जाएगा जिसकी तैयारी हम 2028, 2032, 2036 ओलंपिक्स के लिए करेंगे, क्योंकि छोटी एज में हमें बच्चा चाहिए। कैच देम यंग। दूसरा हमारा प्रोग्राम है सेट बैक टू कम बैक, जिसमें हमारा SGPGI से एक MOU साइन किया है हमारी एकेडमी ने, जिसमें अगर उनके पास कोई एक्सीडेंटल केस आता है या फिर पोलियो केस आता है या फिर कोई पैराफ्लेजिक आता है जिसका फिजियो चल रहा हो, जिसका ऑपरेशन हो रहा हो या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आ रहा हो, तो वो लोग उसको ना केवल नॉर्मल लाइफ में वापस लाते हैं बल्कि वहाँ के जो HOD हैं वो उसको रेफ़र कर देते हैं हमारे पास, और उनके माँ बाप को हम कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आप इसको कॉम्पिटिटिव लाइफ में लाइए, नॉर्मल लाइफ नहीं, बल्कि एक बिंदास ज़िंदगी जिए, चैलेंजिंग ज़िंदगी जिए। और क्योंकि मैं बैडमिंटन और शूटिंग तो मेरा अपना सब्जेक्ट है और मैं ये 2 गेम तो मैं ही सिखा सकता हूँ, परंतु बाकी गेम के लिए कोचेज़ रखे हैं और वो खेलें। अगर खेलेंगे तो फिर वो ना केवल शारीरिक रूप से बेहतर हो पाएंगे, शक्तिशाली हो पाएंगे, बल्कि भविष्य में वो देश का नाम भी रोशन कर पाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट मना करता होगा। इस तरह के बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हमने कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो कश्मीर की जो एक विजेता रही हैं अभी पिछले ओलंपिक्स में, शीतल, हाँ, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर जो हरियाणा, मेरे को एक तो नाम भूल जाता है, हरियाणा के जो एक और प्लेयर थे, देवेंद्र जजरिया, हाँ नहीं, जो शॉर्ट हाइटेड है, हाँ, वो बहुत बड़ा उदाहरण है, जिंदा दिल इंसान है। तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को कोई एतराज़ होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वो दिखता है जो एक बार लाइमलाइट में आ गया। आपने एलीट खिलाड़ियों की बात की ना, तो एलीट में हमें वही दिखते हैं ना। एलीट जो तो तब बनेगा जब वो ग्रास रूट से निकल के स्ट्रक्चर में आएगा, और स्ट्रक्चर में एक लंबे समय तक उसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को या किसी को भी बाहर में वो दिखता है जो ऊपर की परत होती है, उसके अंदर का संघर्ष, स्ट्रगल और कितने लोगों का उसमें समर्पण इन्वॉल्व होता है, ये नोबडी विजुअलाइज दैट। और कई बार तो बहुत ट्रूली स्पीकिंग हमारा स्ट्रक्चर तो ऐसे ही चलता है कि जब एलीट बन जाओ आप, तो स्ट्रक्चर में अपने जूनियर एथलीट को सपोर्ट करो, क्योंकि एक लेवल पे मेरी भी शक्तियाँ लिमिटेड है, मेरे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जाहिर सी बात है। परंतु हर जना ऐसा नहीं निकलता। सक्सेस होने के बाद बहुत लोगों को ग्लैमर, पैसा और ये चीज़ निकल के वो स्ट्रक्चर से उड़ जाते हैं। वो छोटी जगह पे नहीं रहना चाहेंगे, वो फिर 5 स्टार होटल्स में बड़ी बड़ी बातें, और उनको अपनी एक उनकी शख्सियत बन जाती है। तो वो एक हज़ार्ड अलग है। लेकिन उसकी बात नहीं भी करें तो आप इमेजिन, मेरे पास तो ऐसी लड़कियां हैं जो आई यहाँ पर, मेरे स्ट्रक्चर में रहीं, 2-4 महीना रहने के बाद माँ बाप आ गए, नहीं सर इसको वापस भेज दीजिए, इसको खाना बनाना नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी, कल को पढ़ाई नहीं करेगी कैसे होगा, और आप गारंटी क्या देंगे कि ये बन जाएगी खिलाड़ी, और मैं इसके रहने में ये प्रॉब्लम है, खाने में ये प्रॉब्लम है। अब मैं एज अ कोच ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमारे पास वैसे ही बहुत बड़ा शटल कॉक है, एक FOP है, उसमें बिजली का खर्चा है, कोचेज़ की सैलरी है, फिजियोज़ की सैलरी है, फिजिकल ट्रेनर की सैलरी है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ऑलरेडी खर्चे हैं बहुत सारे। ये सब आप अपनी जेब से लगाते हैं? अगर कोई नहीं करता तो हम करते हैं। नॉर्मली तो कोई नहीं करता, 80% कोई नहीं करता है, 20% सपोर्ट हमारे पास है, परंतु वो उन एथलीट्स का है जो कि रिसर्च के बाद चयनित हुए हैं, उसको ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करता है एक सपोर्ट, और कुछ लोगों को गो स्पोर्ट्स करता है। तो इस तरीके के सपोर्ट है हमारे पास। बट अभी भी मेरे पास जो 60-70% एथलीट हैं वो विदाउट सपोर्ट हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट हमारा अनकवर्ड रहता है। तो वो हम बस जैसे तैसे उसको मैनेज करते हैं, और उम्मीद करते हैं, मैं कोशिश करता रहता हूँ कोई ना कोई किसी को सपोर्ट कर दे। और नहीं तो हमको ये तो मालूम है कि हमारी कोचिंग स्ट्रक्चर में हम सब बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल उसे सपोर्ट मिल ही जाएगा। हमारे पास नितिन लड़का है एक जो 12 साल में आ गया था, एक तो लिका है वो भी 12 साल में आ गई थी, समायरा है, अभी सब लोगों ने एशियन यूथ गेम्स में मेडल भी जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनका सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इन दोनों बच्चों का तो ऑलरेडी OGQ ने सपोर्ट के लिए ले लिया है इनको, तो एक निश्चित कुछ एक मतलब सीमित धनराशि वो लोग दे पाते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रक्चर मतलब संभव हो जाता है। और बाद में जब, क्योंकि अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इतने होने लगे हैं, एक टूर्नामेंट ही इतना महंगा पड़ जाता है, तो एलीट के बाद अलग स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है कि जो भी सपोर्ट सिस्टम मिलता है वही इनसफिशिएंट होता है। तो ये तो स्ट्रगल रहेगा, इसमें कंप्लेंट नहीं करनी है। देखिए, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस देश से जहाँ पर माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इतनी सारी समस्याएं ऑलरेडी से जूझ रहे हैं, उसमें हम कहें नहीं साहब आप हमारे गेम को, हम सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। सरकार जो कर रही है वो बहुत सफिशिएंट है। मुझे लगता है कॉरपोरेट्स की और आम इंसान की भी जिम्मेदारी इस तरफ बनती है। अवेयरनेस भी तो बहुत कम है ना, जैसे हम लोगों को भी ज़्यादा नहीं
पता होता इन सब चीज़ों का कि इस तरह की एकेडमीज़ हैं, कोई भी बच्चा जा सकता है, या फिर आप किस तरह से अप्लाई कीजिए, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, ये दायित्व किसका है? देखिए, फिर से वही बात है, दायित्व को पॉइंट आउट करते रह जाएंगे तो फिर वो संख्या बहुत बढ़ती चली जाएगी। आप थोड़ा सेफ नहीं, बात कर सेफ रहे की हैं बात क्या? नहीं है, माँ बाप से शुरू करेंगे आप या उनके हाँ, रिश्तेदारों से। आप इमेजिन करिए किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, हाँ, आपके नियर एंड डियर वंस के यहाँ, तो सबसे पहला फीलिंग माँ बाप के मन में क्या आएगा? पहले तो वो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उनको लगेगा कि अब इसका भविष्य कैसे होगा। हाँ। वो अपनी ज़िंदगी में चलते चलते खुद ही बैकफुट पे आ जाएंगे। रिश्तेदार थोड़ा सा बेचारा वाली दृष्टि से देखेंगे। वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब उसका सेंस बढ़ेगा, तो उसे लगेगा कि मैं लोगों से भिन्न हूँ। वहाँ पे उसकी जर्नी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा उसके ज़िंदगी में। अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड होगा तो फिर वो 1, 2, 3 तक तो बच्चों के साथ स्ट्रगल कर लेगा, कॉम्पीट कर लेगा सामान्य बच्चों से। परंतु सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तक आते आते वो पढ़ाई में पिछड़ता चला जाएगा। फिर उसके टीचर द्वारा बताया जाएगा, जो कि सच्चाई होगी, कि ये देखिए बहुत स्लो है लर्निंग करने में। तो आप ऐसे में मतलब ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू करेंगे? आप माँ बाप को कहीं ढूँढना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट संसाधन हो नंबर 1। संसाधन अगर हैं भी तो इस बात को पैशन से करने वाले लोग होने चाहिए। जैसे मैं पैशनेटली कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग करेंगे तो मुझे लगता है फिर तो कोई विषमता ही नहीं है, बहुत आसानी से ये स्ट्रगल पीरियड निकट जाएगा। परंतु आपको ऐसे लोग होने चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग बढ़ें। जैसे अभी हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं कल ही जा रहा हूँ रायपुर, जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी श्री संजय मिश्रा जी, बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया के बैनर के तहत हम लोग एक कोचेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, कि ताकि मैं ही कोई भारत में ऐसा विशेषज्ञ कोच ना रहूं, बल्कि हम अपना ज्ञान दूसरों को स्थानांतरित करें और दूसरे लोग भी डेवलप करें और अपने अपने क्षेत्रों में लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें पैरा खिलाड़ियों को। तो जाहिर सी बात है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है, परंतु कुछ आवश्यकता लोगों के जागरूक होने की खुद भी है, और केवल संसाधनों की कंप्लेंट करने की बजाय या सरकार को दोष देने की बजाय या फिर परिस्थितियों को दोष देने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाएं। आप कहीं ना कहीं खुशनसीब हैं कि आपके पास आर्थिक धनराशि है कि आपको अगले समय के खाने की चिंता नहीं करनी है, और अगर वो भी नहीं है तो आप खुशनसीब हैं कि भगवान ने आपको एक सक्षम शरीर दिया हुआ है, तो आप उस आधार पर दूसरे की मदद करें। तो मुझे लगता है कि इंसानियत एक बहुत बड़ा धर्म है, बाकी सब धर्मों से ऊपर। एक बार शुरुआत करिए और सक्सेस तो मिलती जाएगी। और मुझे लगता है मिल भी रही है, क्योंकि हमने देखा हमारे जो ब्लाइंड प्लेयर्स हैं वो भी जीत हासिल करके आए, आपके प्लेयर्स ने जीत हासिल की, आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात और कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका जीत का? देखिए, मैं तो आपसे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि कोई कुछ भी कहे, परंतु भारत में मुझे लगता है कि वो प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री महोदय सर हैं, जिनसे हम 4-5 बार तो मैं मिल चुका हूँ आराम से, और ऐसे भी नहीं कि 1 टू 1। और जब वो बात करते हैं तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं लगते हैं वो। उनको 2 साल पहले के नाम आज तक याद रहते हैं। वो खिलाड़ियों से बोलते हैं, लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? मतलब उनको ये तक मालूम है कि कोई आदमी कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ और तुमने बहुत कमाल कर दिया है गौरव, और इतने पदक जाके। और फिर मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, जब हम लोग टोक्यो में थे, तो डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर रहे हैं वो। तो उनका ये सक्रिय योगदान, उनकी जो एक शख्सियत है वो भिन्न है, और उस शख्सियत ने भी मतलब न केवल मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ियों को एक पहचान दिलाने में बहुत बड़ी मदद की है, क्योंकि अब देश का प्रधानमंत्री, जो हमारा प्रधान सेवक है, वो इतना सक्रिय रूप से, इतना फ्रेंडली बात कर रहा है सबसे, तो जाहिर सी बात है, सब कंपनीज़ हों, चाहे कॉरपोरेट्स हों, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे हमारी जनता हो, सबका रुझान बढ़ जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी इतने ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं तो हमको भी देने चाहिए। तो ये उनका तो एक, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और उनको एक बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ, कि जिसकी वजह से आज पैरा खिलाड़ियों को इतनी पहचान मिल पाई। और जहाँ तक आपका मेडल का सवाल है, तो मुझे लगता है कि 2015 में मैं इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम का चीफ कोच बना, और उसके बाद से अब तक हम लोग 1500 मेडल जीत चुके हैं BWF रिकॉग्नाइज्ड बैडमिंटन कॉम्पिटिशन्स में। और मुझे लगता है कि अगर कोई सर्वे हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा अन्य स्पोर्ट्स है पैरा बैडमिंटन के अलावा जो इतने पदक देश को दिला चुका है। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मैं मेरे को देश का पहला पद्मश्री कोच
मुझे बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि मैं उस आप श्रेणी deserve में करते मैं हैं। आ पाया कि उन्होंने कहा कि आपको प्रथम पद्मश्री का एक मतलब आपको दिया है और ऐसी शख्सियत दिया है और ऐसी मुझे प्रथम द्रोणाचार्य पैरा बैडमिंटन में दिया, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जब सफ़र की शुरुआत की थी तब मुझे नहीं लगता ये सोच के की होगी ना मुझे ये सब मिल जाएगा। तब एक भावना होगी सिर्फ सोशल वर्क की। भावना तो आपको बताया कि शुरुआत में क्राइम मीटिंग में जब हमसे कहा गया कि ऐसे-ऐसे बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट में भेजना है, तो उस टाइम तो मीटिंग से बाहर आ गए, परंतु जब मैं बच्चों को देखा, मैंने देखा उनके पास ना रहने को खाने को कुछ है, ना रहने को छत है, ना कपड़े हैं ढंग से पहनने को, तो अल्टीमेटली आजीविका के लिए क्या करेगा? अगर आज ही मैं आपका खाना-पीना बंद कर दूँ और आपको कहूँ कि आपको सर्वाइव करना है, तो आप क्या करोगे? कुछ तो करोगे ही ना, आप हाथ-पाँव आपके मारोगे। पास आ जाऊँगी सर। तो अल्टीमेटली मुझे लगता नहीं है कि वो था, तो मुझे जो शुरुआत हुई थी वो एक पैशन और ट्रू। इंसानियत के ज़रिए हुई थी कि हम भी आज उस परिस्थिति में हो सकते हैं पैदा होके, हमारी भी तो शक्तियाँ सीमित हैं और हम भी कभी भी उस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी शक्तियाँ सीमित हैं ऊपर वाले के आगे और कभी भविष्य में हम कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा तैयार रहना ये चाहिए। सोच भी बहुत बड़ी सोच है अपने आप में, हर किसी में आ नहीं सकती। और ये सोचना मुझे लगता है कि इसके लिए ऑब्वियसली आपके संस्कार होंगे। आपने शुरू से आपने बोला कि मेरी मदर सोशल वर्क करती थी, वहाँ से आपको मिला, लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाना, वो भी आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसके लिए काबिल तारीफ़ आप हैं, शख्सियत आप ऐसी हैं। एकेडमी के बारे में आप बताएं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और मे बी उनके मन में कोई आशा की किरण जगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है। स्ट्रगल तो स्पोर्ट्स कॉलेज से स्टार्ट हुआ और स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद हम बीबीडी शिफ्ट हुए, बीबीडी के बाद हम एक स्कूल में शिफ्ट हुए और स्कूल के बाद आज हम गौरव खन्ना एक्सीलेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन पाया। तो जब हम लोग अभी मतलब मुश्किल समय आता ही रहता है, जब हम पेरिस पैरालंपिक के बाद आए तो स्कूल वालों को कुछ ज़रूरत थी अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उस जगह की, तो उन्होंने हमको कहा कि आप खाली करने को कहा था। तो हम लोग बहुत ही बुरी स्थिति में थे, लोगों को लग रहा होगा कि पेरिस पैरालंपिक में पदक लेके आए हैं, हमारे खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड मिल गया है, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए होंगे। और आज भी लोगों को लगता है कि शायद हमको कुछ आर्थिक सपोर्ट सरकार से मिलता है, परंतु हमें 5 पैसे भी आर्थिक सपोर्ट सरकार से नहीं मिलता है। ये केवल उस मुश्किल समय में ऐसा हुआ कि जब हमको बोला गया कि आप तुरंत ये खाली करिए और कुछ समय दिया गया हमको, तो बहुत हम बस वही है, आपने जैसे अभी कहा कि कहीं ना कहीं से कायनात मदद करने लग जाती है अगर आप शिद्दत से किसी कार्य को करने में लग जाएं। तो हम बस घूम रहे थे कहाँ ज़मीन देखें कहाँ जाएं, क्योंकि द्रोणा पैरालंपिक हाउस तो बना चुके हैं हम, इतना बड़ा लोन ले चुके हैं और उसकी आज मेरी वाइफ है, हमारी फैमिली है, सबको हमें पे करना पड़ता है, उस लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ता है और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और फिर खिलाड़ी वहाँ से कहीं भी दूर जाएंगे कैसे? कम्यूटेशन एक बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। तो फिर खुशकिस्मत ये थे कि एक शख्स थे मिस्टर सिंह साहब, उन्होंने देखा कि हम उस कॉलोनी में ओमेक सिटी में बच्चे घूमते हैं और आज ओमेक सिटी का नाम आज वेबसाइट पे सब जगह अवेलेबल है पैरा बैडमिंटन एकेडमी के चलते। तो उन्होंने अपनी एक जगह को मेरे से कहा कि मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका अपना प्रताप हाइट के नाम से वो अपना बिज़नेस भी करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी आधी ज़मीन ले लीजिए और आप इसको लीज़ पे आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो मेरे लिए तो कम से कम बहुत बड़ी एक एसेट हो गई और बहुत बड़ी लगा कि सारी मतलब समस्याओं का अंत हो गया, वरना मैं कितनी मुश्किलों में था उस समय। मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं थे और मैं कहाँ जाता उन बच्चों को लेके, तो ऊपर वाले ने तुरंत रास्ता दिखा दिया मेरे को और आज वो गौरव खन्ना एक्सीलेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया है, जहाँ पर आप अगर अंदर प्रवेश करेंगे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप घुसते ही आपको एक अलग सी ऑरा, अलग सा माहौल दिखाई देगा। घुसते ही आपको रैंप दिखाई देगा जहाँ पे व्हीलचेयर ट्रेनिंग वाले व्हीलचेयर एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ऊपर नीचे चढ़ रहे होंगे। आपको अंदर जाते ही आपको रोबोट्स दिखाई देंगे जो शटल फीड करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको रैम्प्स और व्हीलचेयर्स दिखाई देंगी जो ऊपर नीचे जाने के लिए होंगी। आपको फिजियो टेबल दिखाई देगी, आपको एक वर्किंग जिम दिखाई देगा, आपको फिजियो रूम दिखाई देगा, आपको हर कोर्ट में कैमरा लगे हुए दिखाई देंगे, आपको अंपायर चेयर एक माहौल पैदा करेगी कि आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेल रहे हो, उसकी हाइट दिखाई देगी, उसमें आपको जुम्बा एक्टिविटी दिखाई देगी, उसमें आपको मेडिटेशन मिलेगा, उसको आपको शूटिंग मिलेगी, उसमें आपको टेबल टेनिस मिलेगी।
तो आज वो एक ऐसी जगह बन गई है। और मैंने तो एक दिन देखा गूगल में रिव्यू कोई बताया कि एक क्वेश्चन किसी क्विज़ में पूछा कि विश्व की सबसे बेहतरीन पैरा बैडमिंटन एकेडमी का नाम बताइए। तो मैंने देखा अरे एआई तो कह रहा है कि ये है बेस्ट, तो द वर्ल्ड्स बेस्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी आप टाइप करिए तो तुरंत आ जाएगा। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि एक बहुत मैं खुशनसीब हूँ। और आपने कुछ भी कहा, स्ट्रगल कुछ नहीं था, सहानुभूति कुछ नहीं थी, मुझे तो लगा था बस एक राह में चला हूँ। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस मुकाम पे और इस स्तर पर आ पाया। और देखिए अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आगे देखिए आपने आगे बहुत 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 अच्छा होगा। अभी प्रधानमंत्री से मिले हैं, आगे भी मुझे लगता है ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, जब आपने कोई मेडल जीत लिया, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन बोल दीजिए, बाइसनेस बोल दीजिए, जो ओलंपियंस को मिलते हैं, जो पैरालंपियंस को मिलते हैं, उनमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। और जो सहूलतें मिलती हैं अब तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं। मैंने आपसे कहा ना, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जब खिलाड़ी परफॉर्म करने लग जाता है और देश का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है और पदक तालिका में अच्छे स्तर पर आ जाता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दे रही है। मेरे को लगता है कि पिछले 3 साल में मेरे काफ़ी खिलाड़ियों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया गया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, कस्टम में हैं, एक्साइज में चले गए, डाक विभाग में चले गए, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जॉब दे दी। कैश अवार्ड्स आज वही मिलते हैं जो कि सामान्य खिलाड़ियों को मिलते हैं। ना केवल सेंट्रल लेवल पे पॉलिसीज़ में चेंज आया है और वो समान स्तर पर रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं, बल्कि स्टेट लेवल पे भी समान स्तर पर रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं। तो एक लेवल के बाद बिल्कुल नहीं। हाँ, ग्रास रूट लेवल पे कैसे खिलाड़ियों का चयन होगा, उसके लिए ट्रायल होंगे, स्टेट टूर्नामेंट्स के लिए कैसे होगा, और स्टेट के बाद वो एलीट लेवल तक बनने का सफ़र, वो एक ज़रूर मुश्किल सफ़र है। पर उसमें उम्मीद है कि हमारी जो एकेडमी है, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सर, लेकिन आप हर मतलब स्पेशली एबल्ड शख्स को एक पर्टिकुलर गेम नहीं खिला सकते होंगे ना। मतलब अगर बैडमिंटन की ही मैं बात करूं, अगर किसी शख्स की मतलब बोलते हुए मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, अगर उस शख्स मतलब नीचे से पूरा पैरालाइज्ड है, अगर सोचिए, तो क्या आप उसको बैडमिंटन खिला सकते हैं? आप आइए ना मेरी एकेडमी में, खेलते देखिए। अगर आप खिलाड़ियों की तरह खड़े होकर खेल पाएंगे तो खड़े होकर मतलब खेलिए। किसी भी तरह। आपके अगर एक पैर नहीं है तो आप उसमें प्रोस्थेटिक लगा लीजिए, नकली पैर लगा के खेलिए। आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे तो आपके पास व्हीलचेयर है, आप व्हीलचेयर पे खेलिए। आपका एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से खेलिए। अच्छा। आपके पास जुझारूपन होना चाहिए और जिंदा दिली होनी चाहिए। अच्छा। खेल तो आप खेल ही लेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप देख नहीं सकते तो आप शटल नहीं। अब बैडमिंटन में तो ऑब्वियसली ब्लाइंड नहीं खेल सकता है, क्योंकि शटल को देखना ज़रूरी है। वो ब्लाइंड के लिए फिर रनिंग और एथलेटिक्स के बहुत सारे इवेंट होते हैं, पर बैडमिंटन के लिए नहीं है। बट बैडमिंटन में कुछ क्लासेस होती हैं जो बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज़ क्लासेस का निर्धारण क्लासीफायर डॉक्टर्स करते हैं। उसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, SL3, SL4, SU5, WH1, WH2, SS6। तो जिसकी कैटेगरी जैसी होती है उसका निर्धारण कर दिया जाता है और वो अपनी कैटेगरी में वो खेलता है उस स्पोर्ट्स को। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खेल सकते। मोर और लेस 3 एसोसिएशन है। एक हियरिंग इम्पेयर्ड एसोसिएशन है, वो मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए खिलवाती है। एक स्पेशल ओलंपिक भारत है जो कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज को खिलाती है। और एक पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जो शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों को खिलाती है। तो कोई नहीं, संसाधन और चीज़ें बनी हुई है, केवल जुझारूपन चाहिए। अब आपसे सबसे मुश्किल सवाल, अभी तक का आपका बेस्ट स्टूडेंट, आप बोलेंगे सब बेस्ट हैं, लेकिन एक तो बताना पड़ेगा जिसने आपको भी मोटिवेट किया हो और एक इंस्पिरेशन बना हो खुद आपके लिए। आपने जवाब भी दे दिया सवाल का और वो भी कर मुझे दिया पता था। मेरे लिए कोई भी एक खिलाड़ी बहुत ही खास नहीं है और कोई भी खिलाड़ी ऐसा ना ही है जो खास ना हो। तो सारे ही मेरे लिए खास हैं। सुहास अलवाई जी का नाम ले लीजिए, मनोज सरकार का नाम ले लीजिए, पलक कोहली का नाम ले लीजिए, चिराग बरेठा का नाम ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना केवल देश को सम्मान दिलाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, परंतु अपनी ज़िंदगी से, अपने स्ट्रगल से और अपनी शक्तियों से उन्होंने एक उदाहरण सेटअप किया है और पूरे समाज को और पूरे देश को प्रोत्साहन दिया है। तो मेरे लिए सभी प्रेरणा के स्रोत हैं और मेरे सभी खास हैं। और हमारे लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास हर स्टेट के बच्चे आते होंगे, है ना? तो इन अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को उनके बीच में सामंजस्य बिठाना और उनके बीच में, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए शायद, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कोई गलत शब्द मुंह से ना निकल जाए, किसी को ठेस पहुँचे, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अलग अलग स्टेट्स के जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहें। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप यहाँ पर ना केवल कोच हैं,
बल्कि आप एक गार्जियन भी हैं और दूसरे के माँ बाप के लिए उनके कलेजे का टुकड़ा आपके पास रह रहा है। तो वो चाहे छत्तीसगढ़ का अभिजीत हो जिसने अभी पेरिस पैरालंपिक और टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है उसने इंडोनेशिया में, छोटे छोटे बच्चे हैं, नितिन है 13 साल का है, मनदीप उत्तराखंड से है, हमारे पास चिराग बरेटा उत्तराखंड से है, हमारे पास दूसरी स्टेट के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, परंतु यूपी के ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे हामिद है, सलमान हो गया, सिराज हो गया, आबू हुबैदा हो गया जो कि लक्ष्मण अवॉर्डी हैं हमारे और वर्ल्ड नंबर 6 भी रह चुके हैं। हमारे पास शशांक और अम्मू मोहन है, जो अम्मू कर्नाटका की है, शशांक यूपी के हैं जो भी वर्ल्ड नंबर 3 हैं मिक्स डबल्स में और नेशनल चैम्पियन भी हैं, खेलो इंडिया चैम्पियन भी हैं। हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं। नो डाउट हर किसी की फैमिली बैकग्राउंड अलग होती है, कोई आर्थिक रूप से समर्थ है, कोई थोड़ा सा असमर्थ है, किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, किसी के कम हैं, कोई हैंड कैटेगरी का खिलाड़ी है, कोई लेग कैटेगरी का खिलाड़ी है, कोई यहाँ तक कि मेरे पास तो नॉर्थ ईस्टर्न से भी निखिल नाम का लड़का आया हुआ है, मिज़ोरम से भी लड़का है, असम से है अपना लड़का। तो हमारे पास तो सीरीज़ है ऐसे लड़कों की, ऐसे बच्चों की जो साथ में रह रहे हैं, जिनकी एज भी बहुत कम है, कोई बहुत बड़ा है एज में 35 साल का भी है और एक टाइम पे तो पारुल परमार हमारे पास अर्जुन अवार्डी थी वर्ल्ड नंबर 1, उनकी एज 52 साल। अरे आप सोचिए 52 साल के भी लोग रह रहे हैं और 12 साल के भी रह रहे हैं। बट इन एनी केस हम एक परिवार हैं, हम उस परिवार में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। मेरे जो यूपी वाले और लखनऊ वाले खिलाड़ी हैं जैसे आबू हुबैदा, शशांक हो गए, ये हमेशा से मदद करते आए हैं जो खिलाड़ी बाहर से आए हैं। परंतु अब बाहर वाले खिलाड़ियों को भी इतना समय हो गया यहाँ पे 5-6 साल रहते हुए कि अब उनका घर बन चुका है। चिराग ने तो यहाँ पर किराए का घर लेके अपना फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है, मनोज ने भी घर ले लिया है, फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है एक अच्छे लेवल पर और परफॉर्मेंस के कारण ये लोग आर्थिक रूप से भी ठीक हो गए हैं। ऑफिसर हैं, कोई HPCL में ऑफिसर हो गया है, कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है जैसे मनदीप और चिराग। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। सुहास अलवाई जी वैसे ही हमारे DM हैं, अभी यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। तो कुल मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसी फैमिली बनी हुई है जो कि मैं और मेरे परिवार के साथ मिलजुल कर ऐसा है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, मैं, मेरी पत्नी मोहिता जी, हम लोग मिल के उनका सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी खुद IIM जम्मू से इस टाइम BBA कर रही है और वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है हमारे साथ। मेरा बेटा ओजस खन्ना खुद स्टेट चैम्पियन है, तो ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड। तो कुल मिला के हमें एहसास ही नहीं होता कोई किसी और कल्चर से, किसी और बैकग्राउंड से है। चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई भी फंक्शन हो, हम एक साथ मिलजुल के बनाते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, कराओके में गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं मिल लूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। एशियन गेम्स के आपका पूछना चाहूँगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, टाइम फॉर यंगस्टर्स ये एक 4 साल में होने वाला एक ऐसा इवेंट है जो कि एशियन लेवल पे होता है, जिसमें एशिया की सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और इसकी अहमियत वही है जो एशियन गेम्स की अहमियत है। केवल ये जूनियर यूथ एथलीट्स के लिए होता है। यहाँ पे कुल हमारे 14 खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में, जिसमें से हम लोग 18 मेडल लाए हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल हैं। ग्रेट। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है कहने में कि 18 में से 15 मेडल केवल लखनऊ वाले खिलाड़ियों ने ही जीते हैं और बाकी के जो मेडल हैं वो भी हमारे लखनऊ से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने जीते हैं। वो लखनऊ में ट्रेनिंग प्राप्त की है उन्होंने, आज नहीं तो पहले। तो मुझे लगता है कि गौरव खन्ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर का अच्छा योगदान है। सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अच्छा सपोर्ट किया है उसको। गवर्नमेंट कॉस्ट पे ही सारे खिलाड़ियों को बाहर भेजा था और खिलाड़ियों ने जुझारू प्रदर्शन किया है और मतलब टाइम टू सेलिब्रेट है। और ये वही यंगस्टर्स हैं जो कल को बब्बर शेर बनेंगे और 2028, 2032, 2036 ओलंपिक्स में आपके स्टार खिलाड़ी होंगे। तथास्तु। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और जाहिर तौर पर जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमें भगवान ने अपने आप में संपूर्ण बनाया है, चाहे आर्थिक तौर पर देख लीजिए, शारीरिक तौर पर देख लीजिए। और ये जो बहाने हम रोज़ मारते हैं ना कि यार आज मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि आज ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए। आप देखिए ये ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है। डिप्रेशन का शिकार आजकल लोग हो जाते हैं। किस बात का डिप्रेशन है आपको यार? आप आइए इनके एकेडमी में आइए, तब आप देखिए कि डिप्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं है।
नाम है तो सिर्फ जिंदा दिली का और कुछ कर गुजरने की तमन्ना का। और जैसा कि सर ने खुद ही बताया कि जब आप कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जम जाती है, जैसे सर के साथ भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए। तो मुझे लगता है कि ये सोच अपने आप में पनपना बहुत बड़ी बात है। सर जाते जाते एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। देखिए, देश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण आपका शरीर है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, अक्षम हो चाहे सक्षम हो, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, बुराइयों से दूर रहिए और ऐसी जीवन शैली को अडॉप्ट करिए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान करता है। तो हमेशा आप हेल्दी रहिए। मैं आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद। तो चलिए इसी अच्छे नोट पे मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.